गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 का जो एसएसटी सब्जेक्ट का हमारा टॉपिक चल रहा था, सेकंड नंबर का चैप्टर इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड ऑफ 1206 एडी टू 1757 एडी, यानी कि भारत संघर्ष काल के दौरान 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक का जो समय काल था उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर के भीतर अध्ययन करेंगे। पूरे चैप्टर के भीतर हम इसे पढ़ेंगे। कल के वीडियो के अंदर आप लोगों को हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसकी शुरुआत के बारे में बता दिया गया था कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था, उस हल्दी घाटी के युद्ध की रूपरेखा कि सबसे पहले तो अकबर जो थे, अकबर ने काफी प्रयास करा। 1570 के भीतर उसने नागौर दरबार का आयोजन करा। नागौर दरबार का आयोजन किए जाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो ये था, महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वो ये था कि राजस्थान के कितने ऐसे शासक हैं जो कि अकबर की अधीनता को स्वीकार करना चाहते हैं। अकबर इसी चीज का पता लगाना चाहता था। तो जब 1570 के भीतर नागौर दरबार का आयोजन किया गया तो उसमें राजस्थान के अधिकतर राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन सिर्फ एक ऐसा राज्य मेवाड़ी बचा रह गया था कि जिसने कि अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अब उसके बाद अकबर को ये लगा कि एक बार और प्रयास करा जाना चाहिए कि मेवाड़ का जो साम्राज्य है, मेवाड़ का जो शासक है महाराणा प्रताप, वह हमारे इस अधीनता को स्वीकार कर ले। इसके लिए उसने 4 अलग अलग ग्रुपों को अलग अलग समय पर भेजा महाराणा प्रताप के पास में, यह समझाने के लिए कि आप हमारी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा मेवाड़ साम्राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा, मेवाड़ साम्राज्य को तहस नहस कर दिया जाएगा। और ये धमकी देने के लिए और इस प्रकार से चेतावनी देने के लिए महाराणा प्रताप के पास में 4 ग्रुप भेजे गए। सबसे पहले जलाल खान कोरची को भेजा गया। जलाल खान कोरची से जो महाराणा प्रताप थे वो मिलने ही नहीं आए और उन्होंने ये संदेश भिजवाया कि यदि हमें मुगलों की अधीनता को ही स्वीकार करना होता तो हम 1570 में जो आयोजित किया गया नागौर दरबार था उसी में आकर के मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर चुके होते। तो ये इस संदेश के साथ में जो जलाल खान कोरची था, जैसे ही उसे ये संदेश प्राप्त हुआ तो वह वापस अकबर के पास लौट गया और उसने सारा का सारा जो भी संदेश भेजा था महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप ने वह जाकर के अकबर को बता दिया। अकबर ने सोचा कि एक बार फिर दोबारा प्रयास किया जाना चाहिए, तो इसलिए सेकंड नंबर पर उसने आमेर के शासक जो कि उस समय थे कुंवर मान सिंह, उसे भेजा और उसे कहा कि जाकर के आप समझाइए अकबर को कि आप एक राजपूत शासक हैं, महाराणा प्रताप भी एक राजपूत शासक है, तो हो सकता है शायद आपके समझाने से महाराणा प्रताप हमारी अधीनता को स्वीकार कर ले। तो उदयपुर में स्थित उदय सागर नाम की जो झील है उसकी पाल पर एक सामूहिक गोट का आयोजन किया गया, एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, तो जिसके अंदर महाराणा प्रताप ने काफी अच्छी व्यवस्था की थी मान सिंह के भोजन करने की और सामूहिक रूप से भोजन की व्यवस्था करी महाराणा प्रताप ने काफी अच्छी। लेकिन मान सिंह को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा महाराणा प्रताप से मिलने का। तो अंत में थक हार करके मान सिंह ने पूछ ही लिया एक सेनानी से जो कि महाराणा प्रताप की सेना से जुड़े हुए थे, उनसे पूछ लिया कि आखिरकार हुक्म कब आने वाले हैं, ये सवाल किया। लेकिन उस सेनानी ने जवाब दिया कि जो महाराणा प्रताप हैं वो एक राजपूत शासक हैं और उन्होंने अपनी बहू बेटियों को मुगलों को नहीं सौंपा है, तो इसलिए वो आपसे नहीं मिलेंगे। आप इस भोजन का जो आयोजन किया गया है स्पेशली आपके लिए किया गया है, तो आप भोजन करके वापस जा सकते हैं। मान सिंह को यह जब संदेश मिला तो वह काफी ज्यादा नाराज हुए और वो वापस अकबर के पास पहुंच गए। थर्ड नंबर पर कोशिश की गई तो थर्ड नंबर पर भगवान दास को भेजा गया। भगवान दास ने भी, जो कि काफी वयोवृद्ध व्यक्ति थे, काफी बुजुर्ग व्यक्ति थे अकबर की सेना के, और साथ में ही अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से भी एक थे, उसको भी भेजा गया। तो उसने भी जाकर के महाराणा प्रताप को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने पहले की तरह ही जवाब दिया कि मैं किसी भी हाल में मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं करूंगा। आखिरकार चौथे नंबर का जो ग्रुप था वो राजा टोडरमल जो थे उस समय, उनके नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के पास में भेजा। अब टोडरमल ने, जो कि उस समय अकबर की सेना के भीतर वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो उसे भेजा गया। टोडरमल ने भी काफी समझाने का प्रयास करा, लेकिन महाराणा प्रताप अपने फैसले पर अडिग थे, बिल्कुल भी उस फैसले को उन्होंने चेंज नहीं किया। अंत में जो अकबर थे
सम्राट अकबर ने ये फैसला कर लिया कि अब तो जो महाराणा प्रताप है उसे हर हाल में युद्धबंदी बनाना होगा, और साथ में ही मेवाड़ का जो साम्राज्य है उसके ऊपर मेवाड़ के साम्राज्य को खत्म करके, समाप्त करके मेवाड़ के साम्राज्य को अपने साम्राज्य के भीतर शामिल करना होगा। तो इस विचार के साथ में मानसिंह को इस आने वाला जो ये युद्ध था, होने वाला जो ये युद्ध था, इसका प्रधान सेनापति नियुक्त करा और सहायक सेनापति के रूप में आसफ खान को नियुक्त करा। फिर ये जो हल्दी घाटी का युद्ध था, आसफ खान और मानसिंह को प्रधान सेनापति नियुक्त किए जाने के बाद में हल्दी घाटी के युद्ध की शुरुआत जो थी वो होने लगी थी, और जो प्रारूप था हल्दी घाटी के युद्ध किस तरीके से लड़ा जाना है, इसकी जो पूरी रूपरेखा थी वो तैयार की गई अजमेर के किले में। आज वर्तमान समय में उसे मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं, और अजमेर का जो ये किला था इसको मैगजीन का दुर्ग कहे जाने के पीछे कारण ये था कि जब अंग्रेजों का समय था तो वहां पर हथियारों का पूरा ये एक स्टोर हाउस हुआ करता था, गोदाम हुआ करता था, तो इसीलिए इसे मैगजीन दुर्ग कहा गया था। और आज एट प्रेजेंट में वहां पर एक म्यूजियम भी स्थित है। तो सारी जो हल्दी घाटी की रूपरेखा थी वो उस किले के भीतर तैयार की गई थी। अब इसके बाद क्या होता है, यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होना था, तो देखते हैं। ऑन 3 अप्रैल 1576 एडी के 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को मानसिंह प्रोसीडेड टुवर्ड्स अजमेर अलोंग विद ए मैसिव आर्मी। तो कहा जाता है कि जो मानसिंह थे वे अजमेर की तरफ से एक बड़ी विशाल सेना के साथ हल्दी घाटी की ओर बढ़े। अब सबसे पहले मानसिंह जैसे ही काफी बड़ी सेना के साथ में आगे बढ़े हल्दी घाटी के युद्ध के लिए, तो ही लेड हिज फर्स्ट कैंप इन मांडलगढ़, के उन्होंने मांडलगढ़ नाम की जगह पर अपना सबसे पहले कैंप स्थापित किया या शिविर लगाया। और मांडलगढ़ जो है वर्तमान समय में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के भीतर है। आगे है वेयर ही स्टेड फॉर 2 मंथ्स, तो जहां पर मांडलगढ़ के भीतर इन्होंने 2 महीने तक इंतजार किया कि शायद हो सकता है, अंतिम उम्मीद थी मानसिंह को कि शायद हो सकता है कि महाराणा प्रताप हमारी अधीनता को स्वीकार कर ले इतनी बड़ी विशाल सेना को देख करके। आगे एंड लेटर ही लेड कैंप मोलेला विलेज खमनोर नियर नागद्वारा। उसके बाद जब 2 महीने तक भी इंतजार करने के बाद कोई रेस्पॉन्स या कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नजर नहीं आई महाराणा प्रताप की तरफ से अकबर की अधीनता को स्वीकार करने के लिए, तो मानसिंह ने क्या करा कि अपनी विशाल सेना के साथ वह नाथद्वारा के पास स्थित गांव मोलेला की ओर बढ़ गया और वहां जाकर के उसने सेकंड नंबर पर अपना कैंप लगाया। ऑन द अदर हैंड, यहां दूसरी तरफ कि मानसिंह ने तो अपने जो कैंप थे 2 जगह पर लगाए, सबसे पहले मांडलगढ़ में लगाया, सेकंड नंबर पर जो कैंप लगाया वो मोलेला नामक जगह पर लगाया जो कि खमनोर राजसमंद के भीतर स्थित है। आगे हम बात करते हैं कि इसके अलावा द न्यूज ऑफ अराइवल ऑफ द रॉयल आर्मी हैड रीच्ड महाराणा प्रताप, कि इसके अलावा अब जैसे ही जो महाराणा प्रताप थे उनके पास भी ये खबर पहुंच गई कि मानसिंह जो है काफी बड़ी विशाल सेना के साथ अकबर के झंडे के तले क्या कर रहा है कि हल्दी घाटी की ओर युद्ध करने के लिए बढ़ता जा रहा है, मेवाड़ साम्राज्य की ओर अग्रसर है। आगे कहते हैं कि प्रताप लेड हिज कैंप इन द नैरो वैली ऑफ हल्दी घाटी बिटवीन द हिल्स ऑफ खमनौर एंड गोगुंदा। अब इधर तो मानसिंह ने अपना जो कैंप लगाया वो मोलेला के नाम के गांव के पास में लगाया, और जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप ने अपना कैंप हल्दी घाटी नामक स्थान पर जो कि एक सकड़ी घाटी हुआ करती थी, उस सकड़ी घाटी के बीच में, यानी कि हल्दी घाटी के बीच में, हल्दी घाटी की जो सकड़ी घाटी थी, हल्दी घाटी जो एक सकड़ी घाटी है उस जगह पर उन्होंने एक कैंप लगाया। आगे और ये जो हल्दी घाटी है द हिल्स ऑफ खमनौर एंड गोगुंदा, तो ये खमनौर और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच पड़ता है। इन दिस वैली, अब देखिए हल्दी घाटी की जो सकड़ी घाटी थी उसकी क्या खास बात है, उसकी खास बात थी कि इन दिस वैली, इस घाटी के भीतर ओनली 1 पर्सन कुड एंटर एट ए टाइम, कि ये घाटी इतनी सकड़ी थी उस समय कि एक व्यक्ति जो है वो एक बार में एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता था इस घाटी के भीतर से, दूसरे व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी इस बात की कि वह उस घाटी के भीतर से प्रवेश करके निकल जाए। आगे है देयर इवन आफ्टर having fewer soldiers in his army,
हालांकि महाराणा प्रताप की सेना के भीतर बहुत ही कम लोग थे। यहाँ आपकी बुक में आंकड़ा नहीं बताया गया है, मैं आपको बता देता हूँ कि महाराणा प्रताप की सेना में उस समय भी 18 से 20 हजार के आसपास ही सैनिक थे। लेकिन जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर थे, तो अकबर की सेना में जो कि मानसिंह के नेतृत्व में आई थी, तो उसकी सेना के भीतर 80,000 सैनिक थे। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो बहुत ही कम सैनिकों के साथ में, यानी कि महाराणा प्रताप की सेना में बहुत ही कम लोग थे, तो उनके साथ में दिस वॉज द बेस्ट प्लेस फॉर प्रताप टू कन्फ्रंट हिज एनिमी। अब महाराणा प्रताप छापामार प्रणाली के अंदर बड़े दक्ष व्यक्ति थे, कुशल व्यक्ति थे, तो उन्होंने ये सोचा था कि दोनों घाटियों के बीच में यदि किसी भी प्रकार से मानसिंह की सेना जिसमें 80,000 सैनिक है, तो उनको किसी भी तरीके से यदि इस घाटी के बीच में फंसा दिया जाए, लिया जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो युद्ध लड़ना है वो बहुत आसान हो जाएगा, भले से उनकी जो सेना की संख्या है वो चाहे कितनी ही अधिक क्यों ना हो। इसी वजह से महाराणा प्रताप ने बड़ी कुशलता के साथ में ऐसी घाटी का चुनाव किया जहां पर महाराणा प्रताप के सैनिक बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को छिपा सकें, और जैसे ही उस तंग घाटी से यदि मानसिंह की कोई भी सेना का कोई भी सेनानी यदि गुजरे, तो ऊपर से पत्थरों के जरिए या जो पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ों की टहनियों के जरिए उन्हें इनके नीचे दबा करके मारा जा सके। आगे हम बात करते हैं कि दिस वाज द बेस्ट प्लेस फॉर प्रताप टू कन्फ्रंट हिज एनिमी। अब महाराणा प्रताप ने इस जगह का सिलेक्शन क्यों किया था शिविर लगाने के लिए, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था वो यही था कि ऐसी तंग घाटी में से जो सेनानी थे मानसिंह के या अकबर की तरफ से लड़ने आए हुए जो सैनिक थे, वो आसानी से मौत के घाट उतारे जा सकते थे, उन्हें मारा जा सकता था, उनका शिकार किया जा सकता था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द मुगल सोल्जर्स कुड लॉस देयर वे, कि जो मुगल सेनानी थे वो अपना रास्ता भी भटक सकते थे, क्योंकि घाटी जैसे ही आगे जाकर के खुलती थी, तो पहली बार तो हड़बड़ में सारे के सारे जो सैनिक है वो इधर उधर भागते, उनको अपना रास्ता नहीं मिलता, और ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप की सेना के लिए उन सैनिकों को मारा जाना बड़ा आसान हो जाता। हम आगे देखते हैं कि कुड फेस द सोल्जर्स ऑफ मेवाड़, और यदि वे उस घाटी से बचने में किसी प्रकार से वो अपने आप को बचा भी लेते, तो आगे जाकर के उन्हें हर हाल में मेवाड़ के सैनिकों का सामना करना पड़ता। आगे कहता है कि और डाइड ड्यू टू स्टारवेशन, और यदि किसी कारण से मेवाड़ के सैनिकों से लड़ने से वो यदि बच भी जाए, तो रास्ता भटके जाने के कारण वे भूख से भी मारे जाएं। तो इसलिए बड़ी ही कुशल नीति के साथ में महाराणा प्रताप ने ऐसे स्थान पर शिविर लगाया जहां पर कि जो मानसिंह के सेनानी थे वो चाहकर के भी अपनी युद्ध भूमि के भीतर अधिक सैनिकों की संख्या होने के बावजूद भी युद्ध में जीत हासिल न कर सके। तो आगे देखते हैं कि फाइनली द टू आर्मीज कन्फ्रंटेड ईच अदर ऑन 18 जून 1576। इसके बाद में जो 18 जून 1576 का दिन आया, तो हल्दी घाटी के युद्ध के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध दिन था कि ये वो पहला दिन था कि जब दोनों बड़ी सेनाओं का आमना सामना पहली बार हुआ। तो ये तारीख याद रखनी है कि जो इस हल्दी घाटी युद्ध की वास्तविक शुरुआत थी, पहली बार जब दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई तो 18 जून 1576 को हुई। द फर्स्ट अटैक ऑफ राजपूत ऑन द मुगल आर्मी वाज सो इंटेंस। तो कहा जाता है कि राजपूतों की सेना का जो पहला चरण था वह इतना भयानक था, इतना आक्रामक था, दैट की मुगल सोल्जर्स रेन इन ऑल डायरेक्शन टू सेव देमसेल्फ, कि जैसे ही उस हल्दी घाटी के युद्ध से या हल्दी घाटी से जैसे ही महाराणा प्रताप के सेना के विरुद्ध जो मानसिंह के सेनानी थे वो आगे बढ़े, तो इतना भयानक आक्रमण हुआ महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से कि सारे के सारे जो भी मानसिंह के सेनानी थे, सैनिक थे, वो बहुत ही डरे होकर के या डर से भयंकर तरीके से इधर उधर उन्होंने भागना शुरू कर दिया, वे इधर उधर तितर बितर हो गए। आगे कहते हैं कि इन द फर्स्ट फेज ऑफ बैटल हाकिम खान सूरी, कि इस हल्दी घाटी के युद्ध के भीतर जो पहला चरण था, महाराणा प्रताप की सेना में से एकमात्र मुसलमान जो सेनानी थे जिनका नाम था हकीम खान सूरी, तो हकीम खान सूरी के नेतृत्व में रिमेंड सक्सेसफुल, कि यह हल्दी घाटी के युद्ध का जो पहला चरण था हकीम खान सूरी के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के सैनिकों ने जीत लिया, यानी कि जो राजपूत सेनानी थे उनकी इस युद्ध के पहले चरण में विजय हुई।
आगे क्या होता है कि मुगल हिस्टोरियन बदायूनी खान प्रेजेंट इन मुगल आर्मी आल्सो रेन अवे। तो कहा जाता है कि जो महाराणा प्रताप की सेना में सॉरी अकबर की सेना के भीतर मानसिंह के साथ में जो बदायूनी खान नाम के प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार थे वे भी आए हुए थे, लेकिन इस युद्ध के अंदर राजपूतों का इतना जबरदस्त खतरनाक हमला देख करके वे भी इस युद्ध भूमि से भाग गए। आगे देखते हैं मेहतर खान। अब ये मेहतर खान कौन था? तो इंचार्ज ऑफ रिजर्व फोर्स ऑफ मुगल्स। तो मुगलों की सेना की जो रिजर्व सेना थी उसके ये इंचार्ज थे, अध्यक्ष थे। तो इन्होंने क्या करा कि अपने सैनिकों को साहस प्रदान करने के लिए, दोबारा युद्ध भूमि में उतरने के लिए क्या करा कि स्प्रेड रमर ऑफ अकबर्स अराइवल, उन्होंने एक झूठी अफवाह फैला दी। यानी कि मेहतर खान ने एक गलत झूठी अफवाह फैलाई कि अकबर जो है काफी बड़ी सेना के साथ में वापस हल्दी घाटी के युद्ध में आ रहा है, तो आपको भागने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में अकबर आ जाएगा और उसके बाद में वापस हम महाराणा प्रताप के ऊपर भयंकर तरीके से दोबारा आक्रमण करेंगे। तो जैसे ये झूठी सूचना मानसिंह के सैनिकों को प्राप्त हुई तो उनमें वापस लड़ने का जोश आया और उन्होंने राजपूत सेना का वापस अच्छे तरीके से डट करके सामना करने का विचार किया। तो आगे देखते हैं कि हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर के मुगल आर्मी गॉट सम स्ट्रेंथ, कि मुगल सेना को कुछ शक्ति मिली, ताकत मिली। एंड और दे अगेन प्रोसीडेड टू कन्फ्रंट द राजपूत, के वे दोबारा महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाली राजपूत सेना का दोबारा सामना करने के लिए पूरे अच्छी तरीके से दमखम के साथ में उनके सामने खड़े हो गए, सामना करने को तैयार हो गए। आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल इन द फर्स्ट फेज ऑफ द बैटल, यानी कि युद्ध भूमि के पहले चरण में, यानी कि जो ये युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, उसके पहले चरण में सफल होने के बाद द राजपूत सोल्जर्स लेड देयर कैंप ऑन ए प्लेन रक्त तलाई ऑन द बैंक्स ऑफ बनास, के जो ये हल्दी घाटी युद्ध का पहला चरण था उसके भीतर सफल होने के बाद में रक्त तलाई नाम के एक प्लेन मैदान के ऊपर इन्होंने अपना शिविर आयोजित किया या अपना शिविर लगाया। अब इस रक्त तलाई नाम की जो जगह है ये आज भी वर्तमान में उपस्थित है। इसका नाम रक्त तलाई किस कारण से पड़ा ये भी हम बताते हैं आपको कि इसके पीछे रीजन ये था, खमनोर नामक गांव के ये पास स्थित है। एक छोटा सा गड्ढा हुआ करता था उस जमाने में, एक छोटा सा तालाब हुआ करता था जो उस समय सूखा हुआ था, लेकिन जब ये हल्दी घाटी के युद्ध का पहला चरण घटा तो यह हुआ, तो उस स्थिति में कहा जाता है कि मानसिंह की सेना के सैनिकों का इतना जबरदस्त खून बहा कि सारा का सारा जो खून था वो बह करके उस तालाब के अंदर इकट्ठा हो गया। और उसी समय बनास नदी के किनारे पर स्थित जो ये रक्त तलाई क्षेत्र था उसके अंदर बारिश आ गई। इसी कारण से हल्दी घाटी के जो आसपास का कलर था वो बिल्कुल हल्दी जैसा हो गया, इसीलिए उस घाटी का नाम आज वर्तमान में हल्दी घाटी रखा गया है। उस समय भी इसको हल्दी घाटी के नाम से इसीलिए पुकारा गया था क्योंकि जो कलर था जमीन का वो बिल्कुल हल्दी जैसा हो गया था, और आज भी आप इस चीज का प्रभाव वहां देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं कि आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल इन द फर्स्ट फेज ऑफ बैटल, यानी कि इस हल्दी घाटी के युद्ध के पहले चरण में सफल होने के बाद में जो महाराणा प्रताप की सेना थी उसने रक्त तलाई नाम के क्षेत्र में अपने शिविर को लगाया, और यह बनास नदी के पास में स्थित है। यदि बनास नदी की हम बात करें जो कि राजस्थान की एक पूर्ण प्रवाह बारहमासी नदी है, यानी कि इसका जो पूरा का पूरा पूर्ण प्रवाह है, पूरा का पूरा जो इसका बहाव क्षेत्र है वो राजस्थान में, राजस्थान से ही उद्गम होता है, राजस्थान में ही इसका अन्य जो इसकी प्रमुख नदी है उसमें इसका विलय हो जाता है। तो खमनोर की पहाड़ियों से इस बनास की नदी का उद्गम होता है और रामेश्वरम के पास में जाकर के चंबल नदी में इसका विलय हो जाता है। तो ये याद रखना है कि बनास नदी जो है इसे इस नदी को राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी माना जाता है जो राजस्थान में पैदा होती है, राजस्थान में जाकर के चंबल नदी के अंदर यह मिल जाती है। तो चंबल नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखना है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। ए फियर्स बैटल टुक प्लेस बिटवीन राणा एलिफेंट्स नेम्ड पूर्णा एंड राम प्रसाद एंड मुगल एलिफेंट्स नेम्ड गजमुक्ता एंड गजा। अब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना और मानसिंह की सेना की तरफ से कई बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही धुरंधर सेनानी जो थे आपस में टकरा रहे थे, लेकिन इनसे भी ज्यादा जो भयानक युद्ध छिड़ा इस हल्दी घाटी के युद्ध के बीच में तो वह था दो हाथियों का आपस में युद्ध लड़ा जाना। कौन से युद्ध?
तो कौन से हाथी थे? तो यहाँ ध्यान रखना है, ये सवाल बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। तो कौन से हाथी थे? महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से लड़ने वाले दो प्रसिद्ध हाथी थे जिनका नाम बोर्ड में पूछा जाता है। तो कौन से थे? एक का नाम था पूर्णा और दूसरे का नाम था राम प्रसाद। ये याद रखना है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से लड़ने वाले जो हाथी थे बड़े फेमस थे, और इसमें राम प्रसाद जो था वो महाराणा प्रताप का सबसे पसंदीदा हाथी था। और इधर मुगल सेना की तरफ से लड़ने वाले जो हाथी थे उनका नाम था गजमुक्ता और गजराज। तो ये दो हाथी मुगलों की सेना की तरफ से लड़े थे। अब यदि हम बात करें कि राम प्रसाद की, कहा जाता है कि राम प्रसाद एक इतना ताकतवर हाथी था कि जो महाराणा प्रताप है इस हाथी के सिर के ऊपर एक ढाल लगाया करते थे, उसमें एक तलवार लगाया करते थे, और यह हाथी इतना ताकतवर था कि कहा जाता है मानसिंह की सेना के विरुद्ध इस हाथी ने मुगलों की सेना के 13 हाथियों को अकेला ही मार दिया। इसलिए मानसिंह ने यह सोचा कि यदि किसी भी तरीके से करके महाराणा प्रताप के इस राम प्रसाद नाम के हाथी को यदि इसके ऊपर अधिकार कर लिया जाए, इसको यदि बंदी बना लिया जाए, तो महाराणा प्रताप की सेना का बहुत हद तक नुकसान किया जा सकता है। लेकिन मानसिंह का सोचना यह गलत सिद्ध हुआ। राम प्रसाद नाम के हाथी ने अकेले नहीं मुगलों की सेना के 13 हाथियों को मार डाला, महावत समेत। और उसके बाद में लेकिन दुर्भाग्यवश जो मानसिंह की सेना थी वो राम प्रसाद को बंदी बनाने में सफल हो पाई। उसके बाद ये बात जैसे ही अकबर के पास पहुंची, अकबर बड़ा खुश हुआ इस बात को सुनकर के महाराणा प्रताप के हाथी को हमने बंदी बना लिया, तो जिसके सबसे स्वामी भक्त जानवरों को हमने यदि बंदी बना लिया, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप के पास में एक विश्व प्रसिद्ध या विश्व इतिहास में प्रसिद्ध जो चेतक नाम का घोड़ा था वो था। और चेतक नाम के घोड़े के साथ साथ एक बात और भी याद रखनी है कि उनके पास एक प्रसिद्ध घोड़ा और भी था जो उसी समय उस चेतक के ही अरबी नस्ल का घोड़ा था, यानी कि दोनों सेम नस्ल के थे। एक का नाम चेतक था, एक का नाम हेतक था। दोनों में नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, चेतक और हेतक, ये तो थे घोड़े और महाराणा प्रताप के। लेकिन यदि हाथी की बात की जाए तो पूर्णा और जो राम प्रसाद है ये दोनों महाराणा प्रताप के पसंदीदा हाथी थे। तो इस हाथी को जब कब्जा कर लिया, यानी कि मानसिंह ने जब इनको बंदी बना लिया इस राम प्रसाद नाम के हाथी को, तो अकबर को लगने लगा कि जिसके जानवर को हमने, स्वामी भक्त जानवर को हमने कब्जा कर लिया, जिस पे अधीन कर लिया, बंदी बना लिया, तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए महाराणा प्रताप को भी बंदी बनाना। तो ऐसा सोच करके वे बड़े खुश हुए। लेकिन राम प्रसाद जो था वो महाराणा प्रताप की तरह ही बड़ा स्वामी भक्त था। उसने 13 दिनों तक जो मुगलों की सेना थी उन्होंने जो भी खाने पीने को दिया, लेकिन राम प्रसाद ने एक भी अन्न के दाने को हाथ नहीं लगाया। और उसके बाद में 13 दिन के बाद में बगैर खाने पिए, यानी कि बगैर खाए पिए उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो अकबर ने इस बात से दुखी होकर के ये बात बोली थी कि जिसके स्वामी भक्त जानवर को ही मैं कभी बंदी नहीं बना सका, तो उस शासक को क्या मैं खाक या क्या, यानी कि क्या मैं किसी भी तरीके से बंदी बना पाऊंगा। तो इस बात के साथ में जो अकबर था वो बड़ा दुखी हुआ राम प्रसाद की मृत्यु पर। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था इसमें मुगलों की सेना की तरफ से लड़ने वाले दो हाथियों के नाम आपको याद रखने, साथ में महाराणा प्रताप की तरफ से जो फेमस हाथी थे उनके भी नाम याद रखने। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।